नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि पता है आपको कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम आने वाले हैं 18 तारीख से। ठीक है दोस्तों, तो पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है हिस्ट्री की। तो दोस्तों उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? आपको बताना है कि जैन तथा बौद्ध धर्म के समय में कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों जैन तथा बौद्ध धर्म के समय 4 आश्रमों को क्या हुई थी? मान्यता प्राप्त हुई थी। कितने आश्रमों को? 4 आश्रम को। और वो 4 आश्रम कौन कौन से थे? तो एक तो था दोस्तों ब्रह्मचर्य आश्रम। एक था दोस्तों ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था गृहस्थ आश्रम, तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम और चौथा था संन्यास आश्रम। ठीक है दोस्तों, अगर हम पहले चरण की बात करें तो पहला चरण जो होता है एक तरीके से ये जो 25 वर्षों तक रहता है। कितने वर्षों तक रहता है दोस्तों? 25 वर्षों तक। ठीक है, अगर हम दूसरी चरण की बात करें तो यह चरण 25 से 50 साल तक रहता है। 25 से 50 साल तक रहता है। अगर हम तीसरे चरण की बात करें तो तीसरा चरण 50 से 75 वर्ष तक रहता है। और हम चौथे चरण की बात करें तो ये 75 से 100 वर्ष माना गया। 75 से कितना माना गया? 100 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि जैन धर्म में हथेली पर एक चक्र वाले हाथ द्वारा क्या चिन्हित किया गया जाता है? जैन धर्म की हथेली पर एक चक्र वाले एक चक्र वाले हाथ द्वारा क्या चिन्हित किया जाता है? तो दोस्तों एक चक्र वाले हाथ द्वारा एक तरीके से आपका अहिंसा का एक प्रतीक चिन्हित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा, हिंसा न करना। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो थे वो 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म में पंच महाव्रत जैन धर्म में पंच महाव्रत अहिंसा, जैन धर्म में पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह और अस्तेय ब्रह्मचार है। अस्तेय क्या है? ब्रह्मचर्य है। ठीक है दोस्तों, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचार्य, ये 5 महाव्रत। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित थे? आपको बताना है जो बुद्ध थे वो कौन से वंश से संबंधित थे? तो ये शाक्त वंश से संबंधित थे। ठीक है, अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा ही जाता है। इनकी पत्नी का जो नाम था यशोधरा और लड़के का नाम राहुल था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि जूनागढ़ में मौर बांध की मरम्मत का संस्कृत में शिलालेख निम्नलिखित में से किसका था? आपको बताना है कि जूनागढ़ में जो मौर बांध की मरम्मत का संस्कृत में शिलालेख निम्नलिखित में से किसका था? तो डी का था, रुद्रदामन का। किसका था दोस्तों? रुद्रदामन का। ठीक है, तो जो जूनागढ़ शिलालेख था वो 2री सदी का एक संस्कृत शिलालेख है जिसमें रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों का विवरण देता है और इनमें से चंद्रगुप्त मौर्य के राजपाल पुष्पगुप्त द्वारा सुदर्शन झील के बांध की क्या करता है? मरम्मत का उल्लेख करता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उस मौर्य राजा का नाम बताइए। आपको उस मौर्य राजा का नाम बताना है जिसने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रूप में उत्तर पश्चिम तक नियंत्रण बढ़ाया। तो मौर्य राजवंश में अगर हम बात करें तो मौर्य राजवंश में प्राचीन भारत की एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश में अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। ठीक है, और मौर्य राजवंश जिसने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रूप में उत्तर पश्चिम तक नियंत्रण बढ़ाया था वो कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने एक तरीके से मौर्य राजवंश की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य ने भारत पर 137 वर्ष तक क्या किया था? शासन किया था।
137 वर्ष तक क्या किया था, शासन किया था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूली करता अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था। तो आपको बताना है कि मौर्य प्रशासन में राजस्व या वसूली करता जो अधिकारी होता था वो कौन होता था। तो वो आपका समाहर्ता होता था। कौन होता था, समाहर्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाहर्ता। ठीक है। अगर हम बात करें जो पुरोहित, पुरोहित कौन होता था। तो पुरोहित वो होता था जो धर्म का दान, पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था, एवं दान विभाग का प्रधान होता था। ठीक है। अगर हम बात करें राजस्व का प्रधान समाहर्ता होता था, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वंश का उदय हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वंश का उदय हुआ था। तो सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप मौर्य वंश का उदय हुआ था। किसका हुआ था, मौर्य वंश का। तो राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य पर नंद वंश के शासक धनानंद ने शासन किया था और 322 ईसा पूर्व में हुए युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर मौर्य वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मौर्य सम्राट अशोक शासक बनने के बाद कलिंग का जो आखिरी युद्ध था 261 ईसा पूर्व माना जाता है। 261 ईसा पूर्व में किया था। कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है दोस्तों। कलिंग जो है वर्तमान में, अगर हम कलिंग की बात करें, कलिंग जो है वर्तमान में महानदी और गोदावरी, महानदी और गोदावरी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है। और जैसे अधिकतम क्षेत्र उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है। तो अशोक का जो पूरा नाम था वो देव नाम प्रिय अशोक था। और अगर हम बात करें कलिंग के युद्ध का जो उल्लेख है वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के किसमें, 13वें शिलालेख में मिलता है। 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है दोस्तों। तो इसे किसके नाम से जाना जाता है, उड़ीसा के नाम से। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से स्तूप स्थल कर्नाटक राज्य के उत्खनन में किया गया था। आपको बताना है कौन सा स्तूप स्थल का कर्नाटक राज्य में उत्खनन में किया गया था। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार सन्नति स्तूप का स्थल उत्खनन कर्नाटक राज्य में किया गया था। इसका सन्नति। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सन्नति। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मौर्य के अधीन विक्रय मूल्य का कितना भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। मौर्यों के जो अधीन विक्रय मूल्य का कितना भाग, विक्रय मतलब बेचे जाने के मूल्य का कितना भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था दोस्तों। तो अगर हम बताएं तो 1/10वां हिस्सा। कितना हिस्सा, 1/10वां हिस्सा कर के रूप में। कर का मतलब टैक्स के तौर पर ऐसे क्या किया जाता था, वसूला जाता था मौर्यों के समय। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के शिलालेख में उल्लिखित धम्म मूल की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि जो अशोक के शिलालेख में उल्लिखित धम्म की मूल विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सा धम्म के विचार नहीं है या अशोक के विचार नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सत्यता तो था ही उनके विचार में, करुणा भी थी, दान भी था, लेकिन अविवाहित जीवन के बारे में उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। तो अशोक के धर्म का धर्म के मूल तत्वों से युक्त है, जैसे दया, करुणा, क्षमा, सहिष्णुता, नैतिक आचरण, बड़ों का आदर करना, सत्य बोलना और अहिंसा आदि। ये सभी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के भी मूल तत्व हैं, जबकि अविवाहित जीवन अशोक के धर्म की मूल विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चाणक्य की शिक्षा दीक्षा में हुई थी। आपको बताना है कि चाणक्य की जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। तो चाणक्य की जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो आपकी तक्षशिला में हुई थी। तक्षशिला महाविद्यालय या तक्षशिला विश्वविद्यालय। इनकी रचना जो थी अर्थशास्त्र में राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति का विवरण मिलता है। चंद्रगुप्त, अगर हम बात करें तो चाणक्य जो है ना मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और इन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इनके दो नाम हैं,
इन्हें क्वार्टल सॉरी दोस्तों, इन्हें क्वार्टल अथवा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें क्वार्टल अथवा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन वह पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपने संदेशों को पत्थर के सतहों, प्राकृतिक चट्टानों के साथ साथ पॉलिश किए गए स्तंभों में अंकित किया गया था? तो आपको बताना है कौन सा एक तरीके से ऐसा पहला शासक था। तो वो अशोक था। कौन था दोस्तों? अशोक। तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, अशोक ने क्या किया था? अशोक के लगभग 40 शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं अभी तक। और अशोक ने अभिलेख में सर्वप्रथम 1837 अशोक के जो अभिलेख थे उनको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो दोस्तों 1837 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसिप। ठीक है, जेम्स प्रिंसिप ने अशोक के अभिलेखों को क्या किया था? एक तरीके से पढ़ा था। तो जो अशोक के अभिलेख थे वो खरोष्ठी महालिपि में लिखे गए थे। खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक यूनानी मैगस्थनीज निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार का राजदूत था? आपको बताना है कि एक यूनानी जो मैगस्थनीज था वो कौन से राजा का दरबार का राजदूत था? तो यूनानी मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत था। किसके? सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा गया राजदूत था, जिसने भारत और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। जिसका क्या नाम है? इंडिका। ठीक है, इंडिका नामक जो पुस्तक है, इंडिका नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? मैगस्थनीज ने। और ये इसमें भारत और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में लिखा था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का कौन सा राजा चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था? तो आपको पता होना चाहिए मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी वो 322 ईसा पूर्व में हुई थी। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में किसने की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और यह राजवंश, ये जो राजवंश है ये कब तक चला था दोस्तों? तो 137 वर्ष तक भारत में चला था। 137 वर्ष तक भारत में शासन था। ठीक है, अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे? बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन था? बिंदुसार था। और बिंदुसार का जो शासन था 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अशोक के अधीन उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी क्या थी? आपको बताना था कि अशोक के जो अधीन उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी क्या थी? तो अशोक के अधीन उत्तर पश्चिमी प्रांत की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। क्या थी दोस्तों? तक्षशिला। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मैगस्थनीज निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा भेजा गया यूनानी राजदूत था? तो दोस्तों ना तो पेरिक्लस है, ना तो लियोनिदास प्रथम है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस प्रथम निकेटर। सेल्यूकस प्रथम निकेटर द्वारा मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से दो प्रमुख आंतरिक भूमि मार्ग थे जिनके माध्यम से मौर्य काल के बाद व्यापार और वाणिज्य होता था? तो दोस्तों अगर हम बात करें इसमें दो प्रमुख आंतरिक भूमि मार्ग थे जिनके माध्यम से मौर्य काल के बाद व्यापार और वाणिज्य होता था। तो इनके जो मुख्य एक तरीके से व्यापार थे, एक तो उत्तरापथ था और एक दक्षिणापथ था। ठीक है, एक उत्तरापथ और एक क्या था? दक्षिणापथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरापथ और दक्षिणापथ। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा प्रतिबंधित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8, 3, 6 या 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, कितने द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? 6
एक तरीके से 6 समितियों द्वारा इसे क्या किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है। और अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? प्रत्येक समिति में प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते? तो प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे और कुल इस प्रकार से 30 सदस्य थे। कुल जो सदस्य थे वो कितने थे? 30 सदस्य थे। ठीक है। और मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इसका क्या किया है? वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? तो दोस्तों जो बिंदुसार था वो निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में कलिंग वर्तमान में प्रमुख तटीय राज्य का प्राचीन नाम था। मौर्य काल में जो कलिंग था किस वर्तमान में प्रमुख तटीय राज्य का प्राचीन नाम था? तो उड़ीसा का। इसके बारे में भी अपन ने बात की थी कि जो कलिंग का युद्ध था वो अशोक का एक अंतिम युद्ध था जिससे उनका हृदय परिवर्तन हुआ था दोस्तों। और उसको प्राचीन नाम में कलिंग को वर्तमान में किस नाम से? तो उड़ीसा। उड़ीसा का एक तरीके से प्राचीन नाम था। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर ही मौर्य वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना पहले मगध पर नंद वंश का शासक हुआ करता था और नंद वंश के जो अंतिम शासक थे धनानंद, उनको हराकर आचार्य चाणक्य की सहायता से इन्होंने एक तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक था जिसका शासनकाल 187 से 180 ईसा पूर्व में हुआ था। 187 से 180 ईसा पूर्व में हुआ था। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। और एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे संगु राजवंश कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। अशोक द्वारा अपने धर्म और विचारों के बारे में प्रसार करने के लिए नियुक्त किए गए सरकारी अधिकारियों को किस नाम से संबोधित किया जाता था? आपको बताना है कि अशोक द्वारा अपने धर्म और विचारों के बारे में प्रसार करने के लिए नियुक्त किए गए सरकारी अधिकारियों के किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें धम्म महापात्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? धम्म महापात्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में व्यापारियों के काफिलों के नेता को प्राचीन भारत में व्यापारी के काफिलों के नेता को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन भारत में व्यापारी के काफिलों को नेता को सार्थवाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सार्थ। ठीक है। और इसका जो उल्लेख मिलता है वो कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है कि मौर्य काल में जो व्यापारिक काफिले के नेता थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो सार्थवाह के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सिकंदर के सेनापति को पराजित किया गया था। तो सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था, राजदूत बन के आया था चंद्रगुप्त मौर्य में मैगस्थनीज। ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो पूर्वी भारतीय प्रांत की जो राजधानी थी वो तौसली थी। क्या थी? तौसली। अगर हम स्वर्णगिरी की बात करें तो ये दक्षिणी भाग की थी। ये कौन सी थी? दक्षिणी भाग की। ठीक है दोस्तों। अगर हम तक्षशिला की बात करें तो ये उत्तरी भाग की थी। कौन सी? उत्तरी प्रांत की थी। और अगर हम उज्जैन की बात करें तो उज्जैन की जो थी वो दक्षिणी प्रांत थी। ठीक है। दक्षिणी प्रांत। ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? सम्राट जो अशोक थे
वो किस राजवंश के शासक हुआ करते थे? तो आपको पता ही होगा, सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। ठीक है, वो कौन थे? मौर्य वंश के इन्हें तीसरे शासक के तौर पर जाना जाता है। अशोक का जो नाम था वो देव नाम प्रिय एवं प्रियदर्शी आदि के नाम से भी जाना जाता है। और उनके समय मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी की नदी के दक्षिण तथा मैसूर कर्नाटक तथा पूर्व में बंगाल और पश्चिम में अफगानिस्तान हुआ, ईरान हुआ तथा बलूचिस्तान तक क्या था, फैला था। तो ये एक तरीके से मौर्य साम्राज्य के बहुत महान सम्राट कहे जाते थे अशोक। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मौर्य प्रशासन की सीमा शुल्क और टोल संग्रहण करने वाले को किस नाम से जाना जाता था? सीमा शुल्क और टोल संग्रहण किस मौर्य प्रशासन में किसके नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, सीमा शुल्क और टोल संग्रहण को करने वालों को किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें शुल्काध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? शुल्काध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों। और मौर्य प्रशासन में 28 तीर्थों व 26 विभागों की क्या मिलती थी? जानकारी मिलती थी। अगला क्वेश्चन, दीघ निकाय के प्रवचनों का एक संग्रह है। आपको बताना है कि जो दीघ निकाय है वो किसके प्रवचनों का एक संग्रह है? तो दीघ निकाय बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध के प्रवचनों का क्या है? एक संग्रह है। इसमें कुल 34 सूत्र और त्रिपिटक और सूत्रपिटक का प्रथम निकाय है। और इन सूत्रों को लंबे आकार के कारण ही इसे दीघ निकाय कहा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक पुराना राजवंश है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सर्वाधिक पुराना राजवंश है। तो देखो, अगर हम गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश 320 ईसा पूर्व में हुआ था। 320 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी 320 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगर हम कुषाण वंश की बात करें तो ये 15वीं ईस्वी में हुआ था। 15वीं ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और अगर हम मौर्य वंश की बात करें, ठीक है, मौर्य वंश आपको पता ही है 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, और अगर हम शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश ये कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व में। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सबसे पुराना है। तो मौर्य वंश। ठीक है, सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।